तो देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स के साथ में ही। इफ़ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम हैविंग द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको कुछ क्या मिली, एनर्जी मिली, और इट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव चार्ज एटम इज कैटायन। ठीक है, और बेटा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी डेल्टा ई H1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपने क्या किया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू आ गया। अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू फर्स्ट से हायर क्यों हो रहा है यहाँ, तो ये हमें थोड़ा सा देखना है। एक जनरल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से। अभी बेटा इस कंडीशन में क्या होने वाला है सेकंड में कि प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम बना रहेगा पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो एम पॉजिटिव में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन जो भी एनर्जी आएगी वो डेल्टा ई H2 आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अब कितना कम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो ये आंसर क्या आ गया, डेल्टा ई H3। तो क्वेश्चन क्या आता है कि भाई इन तीनों कंडीशन में ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज डेल्टा ई H3 ग्रेटर देन डेल्टा ई H2 ग्रेटर देन द डेल्टा ई H1। अभी नोट करो, मैं इसका एग्जांपल से आपको सॉल्व कराता हूँ, इतना नोट करिए बेटा कैसे होगा ये सब चीज़ें। चलो भाई एक एग्जांपल एल्युमिनियम का लेके चल रहे हैं। तो एल्युमिनियम 13, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रिलीज होगा, एल्युमिनियम से 3, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होना चाहिए, एल्युमिनियम पॉजिटिव आयन। क्लियर? अभी ये कितना हो गया बेटा, 282, प्रोटॉन्स का नंबर 13 रहने वाला है पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखो कितना होने वाला है, 12 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड द डेल्टा ई H1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बिल्कुल बोलना ईमानदारी से, अगर इनको यहाँ नहीं लिखना है तो हम इसके बाद लिख सकते हैं। अब एल्युमिनियम पॉजिटिव फॉर्म, ध्यान से देखो, अब ये जो 282 है इसमें प्रोटॉन्स का नंबर तो बेटा अभी भी 13 है पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया, 12। तो मोर प्रोटॉन्स का नंबर हायर, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लोअर, तो क्या हो गया, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा हो गया कि कम हो गया, इज हायर देन द नेचुरल सिचुएशन। आयोनाइजेशन एनर्जी फिर से प्रोवाइड किया तो आंसर क्या आया बेटा, Al2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन देन डेल्टा ई H2। अब प्रोटॉन्स का नंबर सिंपल सी बात है, कितना हो गया बेटा, 282 से पहले तो ये लिख देते हैं 281, अब एक और इलेक्ट्रॉन और लूज कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में लिखो Al2 प्लस में प्रोटॉन्स तो अभी भी 13 पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया, केवल 11 मीन्स 281, आउटर मोस्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए और एनर्जी दी गई, तो एनर्जी का लेवल इंक्रीज होता जाएगा। रीज़न सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अभी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स थे, अट्रैक्शन इक्वल था, लेकिन यहाँ हायर, प्रोटॉन्स का नंबर हायर, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लोअर, तो एनर्जी का क्या हो गया, अमाउंट इंक्रीज हो गया। फिर इसमें और देखो, प्रोटॉन्स 13, इलेक्ट्रॉन्स 11, चोर पुलिस की कहानी। अब क्या होना चाहिए बेटा, Al3 प्लस, तो दिस इज कॉल्ड द डेल्टा ई H3। ये जो आप स्टडी कर रहे हो ये 11th क्लास प्लस 12th क्लास, 2 साल आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पूछेंगे तो ऑर्डर क्या निकल के आया, डेल्टा ई H3 ग्रेटर देन डेल्टा ई H2 ग्रेटर देन डेल्टा ई H1। क्या ये हमेशा सभी के साथ होगा, तो नहीं होगा। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, आगे कुछ और एग्जांपल देखेंगे तो लगेगा नहीं यार ऐसा नहीं है। चलिए अभी यहाँ तक नोट करिए। तो एक और एग्जांपल, मैग्नीशियम गैसेस कंडीशन आप लोग नोट करेंगे। प्रोटॉन्स 12, इलेक्ट्रॉन्स 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 2। तो फर्स्ट राउंड में जो एनर्जी मिली तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, देन दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डेल्टा ई H1। ठीक है, अब
मोर प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में हायर हो गया, तो मोर नंबर ऑफ मतलब मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वही पहले से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, क्यों? प्रोटॉन्स हायर है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। 2 8 अभी एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब क्या बेटा, अभी भी एनर्जी दी जा सकती थी, बिल्कुल और अधिक एनर्जी दोगे, लेकिन वो डेल्टा ई S3 क्या होने वाला है, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब आज तक किसी साइंटिस्ट ने मैग्नीशियम 3+ बना के नहीं दिखाया है, इम्पॉसिबल है। बोर्ड पर तो कुछ भी लिख सकते हो, बोर्ड पर तो अभी इसके अंदर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे सर डेल्टा ई S3 H4 H5 H6 चलते जाओ, लेकिन मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कितना मिलेगा, 2। अब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग फैक्टर्स में स्टडी कर लेंगे। तो चलिए नोट करिए यहाँ तक। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, इन केस ऑफ सोडियम। मुझे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम लिखना था, लेकिन मैंने आपको एल्युमिनियम से सिखाया, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डेल्टा H1 H2 S3 तीनों को एक साथ कंपेयर कर चुके थे हम। चलो तो सोडियम गैसेस कंडीशन, चलो आंसर बोलो बेटा। तो एनर्जी देने पर आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो कंडीशन क्या आने वाली है, ध्यान से देखो, कंडीशन आ गई सोडियम प्लस गैसेस कंडीशन, और ये पहले ही राउंड में स्टेबल हो गए, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 8 आ गई स्टेबल कंडीशन डेल्टा ई H1। अब दूसरे में कोशिश कर रहे हैं, हमसे बोर्ड पर लिख के दिखा रहे हैं सर ये 2 8 स्टेबल कंडीशन आ गई है, प्रोटॉन्स इसमें 11 है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो गए 10, 2 8 मतलब स्टेबल। तो क्या हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं? एक तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आंसर आया भी, देखो Na2+ जैसा, मैं क्रॉस करता हूँ ईमानदारी से, Na2+ जैसा आज तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं बना के दिखाया। बात समझ में आई सब बच्चों को? ठीक है, क्योंकि स्टेबल कंडीशन आ गई ना। स्टेबिलिटी कब होती है, जो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये मैंने क्रॉस कर दिया, फिर भी हम सीखने के लिए लिख रहे हैं कि नहीं है, क्रॉस कर दिया नहीं होता, काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है। तो डेल्टा आई S2 अब क्या होना चाहिए, तो क्या डेल्टा ई S2 का वैल्यू पहले से हायर होगा या लोअर होगा, बोलो आंसर। तो आंसर क्या है, डेल्टा ई S2 इज़ ग्रेटर देन द डेल्टा ई H1, क्योंकि स्टेबल कंडीशन से एनर्जी लूज़ करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी चाहिए। चलो अब आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कि ये नहीं होता फिर क्यों लिखा है। इसका रीज़न है कि हम आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करेंगे विथ मैग्नीशियम, सोडियम विथ मैग्नीशियम। वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्कूल एग्जामिनेशन में ईमानदारी से आता है, ठीक है, इसे और नोट करो। क्रॉस क्यों किया है, ये क्रॉस मैंने केवल इसलिए किया है कि सोडियम 2+ जैसा कुछ भी नहीं होता है, काल्पनिक है ये, ठीक है, पर लिख लीजिए। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा फैक्टर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था, एटॉमिक साइज, सेकंड इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, और थर्ड इस टॉपिक में लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और इसमें हम आगे क्या स्टडी करेंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कैसे होता है वो आगे भी देखते हैं, यहाँ भी समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए क्या सभी बच्चों ने नोट कर लिया, यस या नो? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी बिटवीन सोडियम एंड मैग्नीशियम एटम। अभी देखो पहले एटम्स में कंपेयर करते हैं, फिर हम उनके अपने आयंस की आयोनाइजेशन एनर्जी चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो सोडियम, और मैंने दूसरी तरफ क्या नोट किया बेटा, ध्यान से देखो, मैग्नीशियम, ठीक है, ध्यान से सुनना। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। अब अगर आप देखोगे इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोट करें अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है वो भी पहले लिख के दिखाते हैं आपको, इससे और थोड़ा सा एक आपको आइडिया लगेगा। सोडियम 11, इसको लिखने का तरीका क्या है, 1s2 2s2 2p6, रिश्ता इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी अभी, 3s1। ये कैसे आए बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट में इस तरीके से ये ऑर्बिटल्स होते हैं, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में s और p होते हैं, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2s2 2p6।
लास्ट में बचे हुए इलेक्ट्रॉन 1, ये कैसे हुआ देखो ध्यान से, 1s2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2s2 2p6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में 3s1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम सोडियम 11 को क्या लिखते हैं, 281। क्लियर सब बच्चों को, ये 3s1 है। अभी मैग्नीशियम देखो ध्यान से, मैग्नीशियम 12, तो मैग्नीशियम 12 के केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, बिल्कुल सब बच्चों का होता है। ये 1s2 मतलब 2, फिर 2s2 2p6 मतलब 8, फिर लास्ट में 3s2 मतलब ये 2। तो ये जो बेटा आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इट फॉलोज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम शॉर्टकट में देखो ध्यान से ऐसा भी लिखने वाले हैं, 6 + 2 8 + 2 10, तो इसको शॉर्टकट में हम ऐसा लिखते हैं नियॉन 10, आउटर मोस्ट के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को 3s1। चलिए 6 2 2 मतलब नियॉन 10 3s2, और इसके नीचे क्या लिखोगे बेटा, स्टेबल, ये कैसा हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बोलो, दोनों में से 2 हमारे एटम्स हैं, सोडियम एंड मैग्नीशियम, दोनों में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में बेटा किस में हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एक अनस्टेबल है। अनस्टेबल कैसे देखो, इसके एक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। इसमें ये पेयरिंग हो चुकी है, जब पेयर हो गए तो ये कैसी स्टेज आ गई इसकी, स्टेबल। तो बोलो भाई केस नंबर 1 क्या होना चाहिए, फर्स्ट केस। आंसर करोगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ भाई आपको सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब ये है कि सोडियम 11, ये जो मेरा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए अभी मैं लिख देता हूँ 281, वो अब क्लियर हो गया आप बच्चों को। आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड किया, Na+, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ, ΔIH1, ठीक है। मैग्नीशियम 12, ये 282, इसको भी एनर्जी ये दी गई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इट कन्वर्ट इनटू Mg+, वही गैसेस फॉर्म लिखना, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ΔIH2, विच वन इज ग्रेटर देन, बोलो आंसर, क्योंकि ये था इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये नहीं था स्टेबल। लेकिन अभी क्या हुआ, ध्यान से सुनना, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो ये तो हो गए 28, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद हो गए 281, तो अब उल्टा होगा अगले केस में, देखो ध्यान से, ये स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, इसको नीचे अनस्टेबल लिख रहा हूँ मैं, केस नंबर 1। तो आंसर क्या लिखूँ, ΔIH1 ग्रेटर देन ΔIH2 या ΔIH2 ग्रेटर देन ΔIH1, बोलो भाई। सॉरी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं ना आप लोग, आप बोलते भी नहीं हो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होना है, थोड़ा बड़ा लिखें इसको, H1 है, ये I है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो तो आंसर क्या होगा, ΔIH1 ऑफ मैग्नीशियम ग्रेटर देन द ΔIH2 ऑफ मैग्नीशियम, सॉरी H2 नहीं, H1 ऑफ सोडियम। बहुत सारे सिंबल एक साथ आ गए हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम is more than the first ionization energy of sodium because magnesium have the stable electronic configuration, stable condition है, नोट करिए। अब इसे केस नंबर 1 केस नंबर 2 इस तरीके लिख लेना। तो अब हम आयंस को कंपेयर करेंगे, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, मतलब 1s2 2s2 2p6 2,8। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करके उल्टा हुआ है ना, 282 था, 281, मतलब अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। तो
दोनों को एनर्जी प्रोवाइड करने से अब क्या हुआ बेटा कि डेल्टा आई H2 ऑफ सोडियम ग्रेटर देन द, देखो डेल्टा आई H2 ऑफ मैग्नीशियम, चेंज हो गया वैल्यू, नोट करें। जैसे मुझे करना है कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी बिटवीन द सोडियम एंड मैग्नीशियम एटम, तो एटम्स में मैंने कंपेयर कर लिया था। फिर आता है कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी बिटवीन द सोडियम एंड मैग्नीशियम आयंस, तो Na+ और Mg+ में मैंने कंपेयर कर लिया था। क्लियर। अब दूसरा एक जनरल कंपेयर करते हैं, तो वो कैसे करो, तो आप दो अलग अलग इक्वेशन नोट कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। देखो ध्यान से, सोडियम गैसियस कंडीशन एटॉमिक नंबर 11, ये कितना हो गया बेटा 281, ठीक। इसको दो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आपके लिए इजी होगा, Na+, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, तब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इट कन्वर्ट इनटू 2,8। अब देखो बार बार गैसेस नहीं लिखना है, छोड़ दो, है ना, परेशान मत हो। और इसका एंथैल्पी कैसे लिखते हैं हम, ΔH1 लिख दिया, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड हो रही है पॉजिटिव वैल्यू, अगर डेटा में देख लेता हूँ, डेटा सीट में डेटा मिल जाएगा तो वो भी नोट कर लेंगे। अब सोडियम के लिए ही लिखते हैं, मैग्नीशियम की बात ही नहीं कर रहे हैं बेटा, बोलो। फिर सोडियम प्लस 2,8, कौन सी स्टेज है बेटा, ये स्टेबल। ये कौन सी स्टेज थी इसकी, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी अधिश्री ने पूछा सर क्यों क्रॉस कर दिया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टेबल स्टेज के बाद इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी पीछे पड़ गए हाथ धो के, इतनी एनर्जी दी कि इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, और एंड इट कन्वर्ट Na2+ आयन, पर फिर भी मैं क्या करता हूँ, इसे छोटा सा क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ये होता नहीं इसलिए। क्लियर। अब ये लिखा हमने इसका वैल्यू ΔiH2, तो आपने एक सॉल्व कर लिया, फिर आप क्या करना, आप सेकंड लिखना इस तरीके से, सेकंड फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का गैसेस एटम एटॉमिक नंबर 12, 282, है ना। एनर्जी दी, आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड की, मैग्नीशियम +1 इलेक्ट्रॉन, और वही ΔiH1, ठीक है। अभी बेटा क्या होना चाहिए, 282 की जगह 281, तो स्टेबल अनस्टेबल बता दो मुझे फटाफट। 282 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन। क्यों हमें आता है ना, बिल्कुल हम ये लिख सकते हैं कि सोडियम का कॉन्फिगरेशन मुझे सीख चुका हूँ कि नियॉन 10 दिस इक्वल 3s1, ये हमने पढ़ रखा है। मैग्नीशियम के 12 में हमने स्टडी कर रखा है नियॉन 10 3s2, बिल्कुल हमने इसको स्टडी कर रखा है, हम इससे सीख रहे हैं इसको। है ना, ये पहले राउंड में अनस्टेबल था। अभी इसको भी चेक करोगे ना, Na+ का कॉन्फिगरेशन, तो Na+ का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, नियॉन 10 बचेगा बस, केवल वो स्टेबल, ठीक है। अब बोलो बेटा क्या हो गया, ये स्टेबल और सेकंड इज अनस्टेबल। इसमें उल्टा है ना, ये अनस्टेबल था, फिर स्टेबल बाद में हुआ, अब ये स्टेबल था, अब अनस्टेबल हो गया। अब Mg+281, अनस्टेबल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लूज करने में कम एनर्जी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, Mg2++1 इलेक्ट्रॉन, ΔiH2। अब मैं कितने कंपैरिजन लिख सकता हूँ, बोलो बेटा। मैं कंपेयर कर सकता हूँ सोडियम आयंस को, मैं कंपेयर कर सकता हूँ मैग्नीशियम आयंस को, मैं कंपेयर कर सकता हूँ सोडियम एटम मैग्नीशियम एटम को, मैं कंपेयर कर सकता हूँ सोडियम आयंस और मैग्नीशियम आयन को। मैं 3 बार कंपैरिजन लिख सकता हूँ। अब लिख सकता हूँ क्या, बोलो। तो सबसे पहले पूरा डेटा सीट पूरा कर लो, और फिर अब इसका जो कंपैरिजन था ΔiH1 H2 में अब सबसे ऊपर टॉप पर लिख देता हूँ उनके आंसर्स। नोट करो सभी बच्चे। चलो, कंपेयर सोडियम टू सोडियम आयन। तो देखो बताओ बेटा, विच वन इज अपना हायर अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी,
सोडियम को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हायर है या सोडियम प्लस? सीधी सी बात है, अनस्टेबल था, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। तो पहला केस आ गया कि डेल्टा आई एच टू ऑफ, है ना, इन केस ऑफ सोडियम आयन ग्रेटर देन द डेल्टा आई एच वन ऑफ सोडियम एटम। ठीक है। दूसरा रिजल्ट मेरे पास, अब मैग्नीशियम को मैग्नीशियम से कंपेयर करें, स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो यहाँ उल्टा होगा। अगर हमने स्टार्टिंग में बेटा लिख दिया था तो उससे भी करेक्शन करना। देखो मैंने आपसे बोला भी था ना कि हमेशा डेल्टा आई एच टू ग्रेटर देन हो, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ बात हो रही है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ गया, डेल्टा आई, ये देखो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हायर होगा मैग्नीशियम में कंपेयर टू द डेल्टा आई एच वन ऑफ मैग्नीशियम। नहीं, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। चलो थर्ड कंपेयर करो बेटा, सोडियम को मैग्नीशियम से कंपेयर करें, आंसर क्या होना चाहिए, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल। तो डेल्टा आई एच वन ऑफ मैग्नीशियम ग्रेटर देन द डेल्टा आई एच वन ऑफ सोडियम। लास्ट हम बात करें किसकी, सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन की। अब सोडियम आयन स्टेबल है और ये कैसा है, अनस्टेबल है। तो सीधी सी बात है, डेल्टा आई एच टू किसका हायर है बेटा, सोडियम। सोडियम इज ग्रेटर देन द डेल्टा आई एच टू ऑफ मैग्नीशियम। अरे कुल मिला के एक ही बात देखना है, भूल जाओ तो सिंपल सी बात है, डेल्टा आई एच जो भी है एंथैल्पी ऑफ एच वन है एच टू, इससे मतलब नहीं है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रेटर देन द डेल्टा आई एंथैल्पी ऑफ क्या, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एंथैल्पी चेंज अनस्टेबल से हमेशा क्या होने वाला है, हायर होने वाला है। ये है इसका कंडीशंस, नोट करो सभी बच्चे। चलो हम इसे फैक्टर्स के फॉर्म में स्टडी करते हैं। थर्ड फैक्टर, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का, है ना, जिसको अभी हम स्टडी कर रहे थे। तो क्या होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी, कॉन्फ़िगरेशन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू उतना हायर होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना उतना ही क्या होगा, होने वाला है, डिफ़िकल्ट। अभी हम कंपेयर कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इन पीरियड लेफ्ट टू राइट। तो चलिए इन पीरियड लेफ्ट टू राइट में भी मिलेंगे कई एक्सेप्शनल केसेस जो स्कूल एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में आते हैं। यहाँ तक नोट करिए, इसे हाईलाइट करिए। इन दोनों को मिला के अब हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो अब बोर्ड पर देखते चलना। LIBBC, या तो मैं ऊपर से ही लिखना शुरू करूं, पहले बेटा इतना नोट करो फिर लिखते हैं हम। तो चलो एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, लिथियम टू नियॉन। इसमें ब्लैक कलर से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स को शो किया। देखो 2s2 क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 2s2 2p3 ये भी कैसा है, हाफ फिल्ड, 2p3 आधा भरा हुआ है। जिन बच्चों ने इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, p में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हाफ फिल्ड है। और यहाँ देखो 2p6, p में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए हैं, 2 2 4 2 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। टॉपिक नहीं स्टडी किया है तो थोड़ा दिक्कत आएगी। ये 2s2 इस तरीके से देखो पूरे भरे हुए हैं, ये है मैंने लिखा है 2s2 2p3, ऐसा है
लास्ट वाले में ऐसा है 2s2 2p6। ये भले ही मत लिखो, लेकिन इसके नीचे क्या लिखना है, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वाले में लिखना फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये भी कैसा हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ध्यान से देखो, हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक तो लिखा था कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होता है लिथियम टू फ्लोरीन, तो फिर कंटिन्यूसली आयोनाइज्ड एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक पॉइंट तो बेटा जनरल करके हम लिख देंगे, लिथियम टू फ्लोरीन तो आयोनाइज्ड एनर्जी बढ़ता ही जाना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना फ्लोरीन में डिफ़िकल्ट, लिथियम में ईजी। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है, इसमें पूरे देखो 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है। इसमें तो असंभव, इम्पॉसिबल। रीज़न स्टेबल, तो इसका मतलब आयोनाइज्ड एनर्जी यहाँ तो लगातार बढ़ती जाएगी। जनरल स्टेटमेंट हो गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, लिथियम टू नियॉन क्या हो रही है, इंक्रीजेज। ये हो गया जनरल स्टेटमेंट। लेकिन इससे काम चलता नहीं। क्यों नहीं चलता? बीच बीच में ये बदमाशी पटक रहे हैं, देखो। तो इनको लगाओ स्टार। इस तरह के एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन दिए हैं देखो बेटा, फॉर मूविंग लेफ्ट टू राइट आयोनाइज्ड एनर्जी इंक्रीजेज, बट वाई द आयोनाइज्ड एनर्जी इज बोरॉन इज लेस देन द बेरिलियम, बट वाई द आयोनाइज्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन द ऑक्सीजन। ठीक, तो एरोज बनाना है इनको रेड कलर से। इसका आयोनाइज्ड एनर्जी लिथियम से ज़्यादा तो होता ही है, पर बोरोन से भी ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन का आयोनाइज्ड एनर्जी कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए, पर ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होता है। ठीक, बाकी जनरल एरो बनाते जाओ, कोई टेंशन नहीं, बनाते जाओ। अब देखो इतना इजी था क्या ये? तो एक तो स्टेटमेंट तुम्हें ये मिल गया, इतना डिटेल में कोई पढ़ाता भी नहीं टीचर। एक तो क्या मिल गया, लिथियम टू नियॉन इंक्रीजेज। दूसरा स्टेटमेंट मिल गया, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन, है ना, लिथियम से तो ज़्यादा होनी चाहिए, पर बोरॉन। आंसर वही है, स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। तीसरा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन, आंसर क्या है, कार्बन से ज़्यादा तो होनी ही चाहिए थी, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा। रीज़न वही, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोट कर लो सभी बच्चे। तो नियॉन नोबल गैस है, एटॉमिक रेडियस हायर होता है, लेकिन तब भी इसका आयोनाइज्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। रीज़न इज़ दैट दे हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, एक हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल नोट किया, और इसी तरह का बेटा एक और एग्ज़ाम्पल हम जस्ट सेकंड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड के लिए भी स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप नोट कर चुके हैं तो मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ। तो चलो बेटा, एक और एग्जांपल सेम एज द सेकंड पीरियड, और इसको हम क्या बोलने वाले हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ये हमारे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं। इससे पहले जो लिथियम टू नियॉन था वो क्या था, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। इसमें भी स्कूल एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम। सोडियम से तो हायर होना ही चाहिए क्योंकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज, लेकिन एल्युमिनियम से हायर क्यों? रीज़न इज दैट, आंसर क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Why the ionization energy of phosphorus is more than the sulfur? Reason is that वही half filled stable electronic configuration। आर्गन का आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट क्यों होगा? आंसर ड्यू टू द हाई अपना
स्टेबल फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, इस टॉपिक को नोट करिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। ठीक है, नोट करिए। ओके।